तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। हम लोग एक लेक्चर में क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, फिर उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े, उसमें कंप्लीट किए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किए? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल मतलब क्या है कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वेपर प्रेशर घट जाता है। क्लियर हो गया बात? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? आइडियल सॉल्यूशन और एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। तो क्या बोलता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। उससे पहले एक स्टेटमेंट है जो कि थोड़ा जरूरी है, उसको करते हैं। ठीक है, पहले तो हम अपने बोर्ड को थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे कुछ हिस्सों में। ठीक है, जैसे आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो फ्रीजिंग कब स्टार्ट होती है? क्या देखना है? फ्रीजिंग कब स्टार्ट होती है? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which solid form and liquid form of the substance are in इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड form is equal to vapor pressure of liquid form। ठीक है, जैसे सिंपल तरीके से हम सीखे थे कि बॉइलिंग उस टाइम स्टार्ट होती है जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो सेम उसी तरह फ्रीजिंग कब स्टार्ट होती है? तो फ्रीजिंग उस टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तब क्या स्टार्ट होती है? फ्रीजिंग स्टार्ट। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कह सकते हैं? सिंपल इस स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं कि जैसे ही आप प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में? सिंपल देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया सॉल्वेंट, क्या मिलाया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
मिलाया सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। बात सुन रहे हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो as freezing point of solution will be lower when we add non-volatile solute in the solvent। जैसे ही हम नॉन-वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाएंगे, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन। यही आपको रीजनिंग देनी है। क्या रीजनिंग देनी है? कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ग्राफ से समझते हैं इसको। ठीक है, तो आपका ग्राफ किसके किसके बीच में है? वेपर प्रेशर, ठीक, वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर के बीच में हमारा ग्राफ है। सपोज करो हमारा टेंपरेचर TF0 क्या है? TF0 वो टेंपरेचर है जिसपे प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? बॉइल। और ये वो प्रेशर है जिसपे हमारा प्योर सब्सटेंस फ्रीज हो, यानी फ्रीज सॉलिड सब्सटेंस का क्या? वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? तो सपोज करो A से B कोई सब्सटेंस आ रहा है, आपने क्या किया? टेंपरेचर घटाया। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? टेंपरेचर घट रहा है और इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में प्रेशर घट रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टेंपरेचर घटा रहा है, आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, तो जैसे जैसे टेंपरेचर घट रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? वो भी कम हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है। ये कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे जो आपका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो जाएगा इस पॉइंट। और कम करने के लिए क्या होगा? सडन डिक्रीज। और कम करने में क्या होगा? सडन डिक्रीज। मतलब आप जैसे जैसे टेंपरेचर घटाओगे सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर वैसे वैसे कम होता जाएगा। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? अब आपने क्या किया? सॉल्यूशन का, ये किसका था? प्योर सॉल्वेंट। अब आप किसका करोगे? सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। ये टेंपरेचर सपोज करो पानी की बात करें तो ये टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ये टेंपरेचर क्या होगा? माइनस में होगा, 0 से कम होगा। तो आप इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आपके प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा? कम होगा। और जो वेपर प्रेशर भी डेवलप हो रहा है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो ये वो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट, सॉलिड और लिक्विड फेज के इक्विलिब्रियम, उसी तरह ये पॉइंट है सॉल्यूशन के सॉलिड और लिक्विड फेज के
इक्विलिब्रियम। तो इस ग्राफ के थ्रू आप सिंपली समझ सकते हो कैसे आपका जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ये टेंपरेचर है, इसको हम लोग बोलेंगे TF, ठीक। और ये हमारा क्या है, टेंपरेचर में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं बात करूं डेल्टा TF, इसकी बात करें डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम है। तो ये होगा TF नॉट माइनस TF। TF क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। आप समझ आ गया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molarity of solution. Is directly proportional to molarity of solution. ये कैसे पता चला, थ्रू एक्सपेरिमेंटली पता चला। किसके पता चला, थ्रू एक्सपेरिमेंटली। बेसिकली सब राउल्स लॉ के उस पे बेसिस है। किसके बेसिस है, राउल्स लॉ के ऊपर ही बेसिस है। लेकिन इतना ज्यादा डीप में हमें पढ़ना नहीं है, तो उन चीजों का भी पूछता भी नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट और कह सकते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, F होगा डेल्टा TF किसके बराबर होगा, KF इनटू M के बराबर होगा। अब बात करते हैं KF क्या है, उसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बुलाया जाता है। इसका एक और नाम है क्या बुलाया जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बुलाया जाता है। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बुलाया जाता है, ठीक है। ये तीन नाम से इसको जाना जाता है, किसको, के, ठीक है। तो यूनिट ऑफ KF की क्या यूनिट है, तो आपको पता है कि चेंज इन टेंपरेचर होगा, फिर भी उसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो KF की जो यूनिट हमें निकल के आएगी वो क्या आएगी, केल्विन kg पर मोल, यही आएगा, या फिर केल्विन kg मोल इनवर्स, ये दोनों चीज कही जा सकती है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चीज, सिग्निफिकेंस KF, मतलब KF से हम क्या क्या समझ सकते हैं, सिंपल। तो अगर मैं लिखूं KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M, ठीक है, क्या लिखूं, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। तो हम इससे कह सकते हैं कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर हो, ठीक, अगर 1 मोल सॉल्यूट आप 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो इस टेंपरेचर में जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वही क्या होगा, KF की वैल्यू। कितना समझ में आता है, सिंपल। 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में जब घोलोगे
जो टेम्परेचर में चेंज दिखेगा वही किसकी वैल्यू होगी, KF की वैल्यू होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर, किसका लेते हैं, वाटर। तो वाटर के लिए जो KF होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। क्या होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो इसका मतलब है कि if you dissolve 1 mole solute in 1 kg water, then temperature change will be 1.86 केल्विन। समझ आया कि जैसे ही 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी पानी में डालोगे 1.86 केल्विन का टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा। आप समझ में आया, आसान था। ये किसका सिग्निफिकेंस है, ये, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। अब इस रिलेशन के बाद अपना काम आता है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कह सकते हो मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो इस एक्सप्रेशन को हम और वो करते हैं, क्या नाम है, इलैबोरेट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, इसको। तो हमारे पास मोलैरिटी क्या होता है, ये क्या है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी सेम चीज को लिख सकते हैं Na अपॉन WB, that weight of B, B means solvent। फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट ऑफ यानी WA अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अच्छा सपोज को जो वेट क्या है, ग्राम में दिया, सॉल्वेंट का वेट कैसे दिया, ग्राम में। तो इसको हम लिख सकते हैं WB अपॉन 1000 लिख सकते हैं। इसको और ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू WA into 1000 upon MA into W। ये चीज हो जाएगा, क्यों ये होगा। और यही चीज हम ध्यान में कहां रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं कि इस फॉर्मूले में हम तो रखेंगे अगर, तो डेल्टा PF इज इक्वल टू KF और क्या आ जाएगा WA into 1000 अपॉन MA into WA। और हमको निकालना क्या है सबसे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम क्या निकालेंगे, MA, क्या निकालेंगे, MA इज इक्वल टू KF। किधर बच्चा, हाँ सॉरी WB है, KF WA into 1000
अपॉन डेल्टा पीएफ इनटू डब्ल्यू बी। ये 1000 का मल्टीप्लाई हम तभी करेंगे जब हमारा डब्ल्यू बी क्या होगा, ग्राम में होगा। अगर केजी में दिया तो 1000 को अपने आप रिमूव कर देंगे। ये मतलब कॉन्सेप्ट है कहीं ये आपको पता रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब समय आने पे आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और समय आने पे ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है इस पूरे इक्वेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका यूज कहां करेंगे? तो मोस्ट ऑफ द केस में किस लिए यूज होता है? अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालने में। चलो अब बात करते हैं किसकी, केएफ। किसकी बात करते हैं? केएफ किसके बराबर होता है? R into TF नॉट का होल स्क्वायर। R into TF अपॉन R into TF का होल स्क्वायर अपॉन 1000 into LF। 1000 into LF। LF है क्या? तो LF है LF है latent heat of freezing। क्या है? latent heat of freezing पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अभी लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। और LF जो होता है आपका डेल्टा HF होता है। क्या होता है? डेल्टा HF। और यहाँ की जगह कभी कभी यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब इस चीज को यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KF is equal to R into MB into TF not the square upon 1000 into delta FH। समझ में आ गया? देखो LF और HF मतलब डेल्टा H बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समझो क्या है? LF है latent heat of, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। तो LF का latent heat of freezing, ठीक, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा FH है latent enthalpy of freezing per mole of salt। क्लियर हो गया? क्या हो गया? पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, R क्या है? R यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है। R क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। बट इसकी जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट के बराबर ही है। क्या होती है? गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है। तो जो आपका R है वो 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है? और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कैलोरी केल्विन मोल। मतलब जब आपका ये डेल्टा H और L इसमें हो, कैलोरी में हो, तो R की वैल्यू आप 2 रखोगे। और जो LF और डेल्टा H की जो वैल्यू क्या हो, जूल में एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट आपकी जूल में भी हो सकती है और कैलोरी में। तो जब जूल में होगा तो आप ये वैल्यू रखोगे। समझ में आया? TF नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी चीज क्लियर हुई?
अब समझते हैं एक ग्राफ, ठीक है, किसके बीच में, जैसे हमारा ग्राफ डेवलप हुआ है ना वेपर प्रेशर अपॉन टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही हमारा एक और ग्राफ है किसके लिए, मतलब बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बेसिस पे। तो जैसे हम कहते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन एन होता, तो डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हैं, मास टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ एल लिखा जा सकता है। इसी को और क्या लिख सकते हैं, टी एफ इज इक्वल टू माइनस के एफ एन प्लस टी एफ नॉट लिखा जा सकता है, इसी इक्वेशन में लिखा जा सकता है। कुछ नहीं किया है, बस साइड चेंज कर दी, ठीक है, इस चीज को इधर ले आए तो नेगेटिव हो गई है और इस चीज को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, y इज इक्वल टू n x प्लस c, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो सिंपली किसके किसके बीच में होगा, टेंपरेचर वर्सेस मोलैरिटी, किसके किसके बीच में होगा, टेंपरेचर वर्सेस मोलैरिटी। तो y एक्सिस पे क्या है, टेंपरेचर है, x एक्सिस पे क्या है, मोलैरिटी। अच्छा, ये m क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या है, स्लोप, और स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, पहली चीज। दूसरा, ये किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो ग्राफ क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे होगा देखो, एक पॉइंट ले लो, ठीक, क्या ले लो, ये लो, और ये जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी टी एफ नॉट, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, क्या होगा, टी एफ, भाई इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, टी एफ नॉट, स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, बस समझना ना, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो स्लोप क्या है, माइनस के एफ, क्लियर, तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा। तो कई चीजें हम लोग जान सकते हैं के एफ के बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन इसके बेसिस पे आ सकता है, अगर डायरेक्टली यूनिट दे दे, क्या करें, यूनिट दे दे और पूछे कि आप कितना टेंपरेचर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो। जैसे हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट पे किए थे ना क्वेश्चन, जब हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट पे क्वेश्चन किए थे तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, यूनिट के बेसिस पे भी हम बता दिए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो अगर वो इस चीज को फॉलो कर रहा होगा कि भैया एक मोल मिलाया है 1 केजी में तो 1.86 केल्विन का चेंज देखने को मिला, 2 मोल मिलाया होगा तो उसका दुगना देखने को मिलेगा, आधा मिलाया होगा तो इसका आधा देखने को मिलेगा। अगर सपोज करो 0.2 मोल मिलाया है, कितना मिलाया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके किसका, 0.2 का, उतना टेंपरेचर चेंज देखने को हमको मिलेगा। यूनिटरी मेथड बेसिक बचपन में सिखाया जाता है कि 1 रुपए में इतना मिलेगा तो 10 में कितना मिलेगा, तो 1 मोल में इतना चेंज आएगा तो जितना भी मोल होगा उतना चेंज देखने को मिलेगा। इतना चीज क्लियर हो गया। इसमें अब इंपॉर्टेंट है दो चीज, एक है एप्लीकेशन, क्या इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, ठीक, उसको देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है
क्या बनाना, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाना। क्या बनाना, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाना। तो सपोज करो कि आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां ठंडी ज्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है, ठंडी ज्यादा पड़ती है। क्लियर। तो अगर आप कार यूज करते हो तो कार के रेडिएटर में क्या यूज हो रहा है, पानी यूज हो रहा है उसको क्या करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो अगर आप ठंडे जगह पे कार रखते हो और जहां का टेंपरेचर -3 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आपका रेडिएटर का पानी है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जम जाएगा। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अपने पानी में क्या मिला दें, सॉल्यूट मिला दें, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो फ्रीज नहीं होगा। बात समझ आ रहा है लॉजिक। भाई हमारा पानी फ्रीज हो जाना था -3 डिग्री सेल्सियस पे, हम चाहते हैं मेरा -3 डिग्री सेल्सियस फ्रीज ना, लिक्विड है, तो हम ऐसा मटेरियल मिला दें जो रेडिएटर को भी इफेक्ट ना करे और वो हमारा पानी क्या हो, फ्रीज ना हो। तो हम वो मिलाते हैं उसमें क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या मिलाते हैं, उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये आपका इथाइलिन है। तो जब ये हम पानी में मिला देते हैं तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, और डाउन हो जाता है। तो आपका क्या है, पानी फ्रीज नहीं होता। ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्या बोलोगे, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अच्छा एक और चीज है, NaCl और CaCl2, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ रोड आइस। क्या चीज है, मेल्टिंग ऑफ रोड आइस। सपोज करो आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पे सड़कों पे क्या देखने को मिलता है, बर्फ। क्या देखने को मिलता है, बर्फ देखने को मिलता है। और आप क्या करो कि बर्फ जल्दी से जल्दी पिघल जाए, क्योंकि टेंपरेचर को डाउन नहीं कर सकते पूरे एनवायरनमेंट का, कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सपोज करो हम बर्फ में कुछ ऐसा मिला दें जो कि जिसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दे, कम कर दे। बर्फ में हम कुछ ऐसा मिला दें जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दे, कम कर दे। तो हम लोग रोड पे जो बर्फ रहती है, अब सारे बर्फ का कोई मतलब नहीं पिघला के, हमको तो चलना किस पे है, रोड पे है। हमको जो प्रॉब्लम कर रहा है बर्फ, वो कहां का है, रोड का है। तो हम क्या करते हैं, हम मिला देते हैं क्या, NaC। क्या मिला देंगे, CaCl। तो जब हम इन दोनों में से कोई एक चीज मिला देते हैं तो आप वही पढ़े हो कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पानी में मिलाओगे तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा, कम। तो भैया बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे बनना स्टार्ट हो गया था, आपने उसके ऊपर किसका छिड़काव कर दिया, NaCl का। तो अब वो बर्फ पिघल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उस टेंपरेचर पे NaCl के साथ मिलके बर्फ नहीं बन रहा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। समझ सकते हो, बात समझ रहे हो। तो आप NaCl और CaCl2 का यूज किस लिए करते हो, बर्फ, रोड पे पड़ी बर्फ को पिघलाने के लिए यूज करते हो, बहुत जल्दी पिघलती है। इस तरह से जैसे मान लो रात भर बर्फ पड़ी और हम चाहते हैं कि 1 घंटे का हमारा रोड क्या हो जाए, साफ हो जाए, तो हम NaCl या CaCl2 को यूज करते हैं। ये ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल मतलब ये काफी कम कर देगा टेंपरेचर, -50 तक कर देगा, और ये लगभग -20-25 तक कर देगा। तो इतना टेंपरेचर कहाँ ही कर रहा है, मतलब बहुत सारे नॉर्थ पोल से पास जितनी जगह होंगी जहाँ पे विंटर बहुत ज्यादा पड़ती हो, वहां पे बहुत कम आता है। तो क्या करेगा, एंटी फ्रीजिंग। भाई ये महंगा पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा, सस्ता, डालो रोड पे पूरा अच्छे से, तो हमारा रोड की बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये दोनों का काम है फ्रीजिंग पॉइंट के कम करने का, फ्रीजिंग पॉइंट के कम करने की। एक और चीज है जिसको यूज करते हैं, बॉयल ओवर। क्या बोलते हैं, बॉयल ओवर। तो होता कुछ ऐसा है कि
जब आपका पानी भाप बन के उड़ने लगता है, क्या करने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है, तो ठंडी में इथाइलिन ग्लाइकॉल काम क्या कर रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दे रहा है। तो भैया आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तो पढ़ लो, क्या पढ़े हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हो। तो भैया जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल पानी में डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, बॉयल ओवर। जैसे इसको एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बॉयल ओवर सॉल्यूशन। इस वर्ड का यूज किया जाता है, इसका बॉयल ओवर वर्ड का यूज किया जाता है। जब इसको किस तरह यूज किया जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में यूज किया जाए किस चीज को, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो क्या नाम दिया जाएगा, बॉयल ओवर। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये सब कुछ आपका किससे रिलेटेड है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। सिंपल भाषा में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए होती है। जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट अपने नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होती है, कम हो जाती है। इसी कांसेप्ट को क्या कहा गया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक। उसके बाद ये यूज करना है जब आपको क्या निकालना हो, मोलर मास निकालना हो। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल होगी। के की यूनिट बता ही चुके हैं। टेंपरेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। केल्विन नहीं रखना आपको सब। तो आई होप इतना सब कुछ इनफ है आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। अगर किसी केस में एफ नहीं दिया तो इन चीजों में से कोई एक चीज देगा, एंथैल्पी देगा या लेटेंट हीट देगा, तो आप केएफ निकाल के फिर रख सकते हो। केएफ का एक्चुअली मीनिंग क्या है वो भी हम लोग समझ गए, मतलब उसका पर्पस क्या है, उससे हमको क्या ही पता चल रहा है। क्लियर हो गया। नोट